डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबका अजीत मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम लोग लाइट पढ़ रहे हैं और लाइट में हम लोगों ने अभी तक दर्पण सूत्र तक पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है। इसके आगे गोलीय दर्पण में आवर्धन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आप लोग पिछले क्लास को पहले देख लेंगे, तब आगे के क्लास के बारे में बातें अच्छी तरह से समझ में आएंगी, क्योंकि यह एक चेन सिस्टम होता है और एक के बाद एक कड़ी जुड़ती चली जाती है। तो आइए शुरुआत करते हैं आवर्धन के बारे में। आवर्धन क्या है? देखें, आवर्धन मैग्निफिकेशन को कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको मैग्निफिकेशन कहते हैं। दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो कभी प्रतिबिंब छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, कभी उल्टा होता है, कभी सीधा होता है, कभी आगे बनता है, कभी पीछे बनता है। इन सब से संबंधित बातें इस आवर्धन में पूरी तरह से समाविष्ट हैं। आवर्धन का डिफिनीशन है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, उन दोनों का जो रेशियो होता है उस रेशियो को आवर्धन कहा जाता है। इसे स्मॉल लेटर m से सूचित किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाई m। और ये हो गया आवर्धन का सूत्र, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई, यानी m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। किसी किसी किताब में आपको h डैश के बदले में h2 मिलेगा और h के बदले में h1 मिलेगा। ये अलग अलग किताबों पर निर्भर करता है। आप दोनों में से कोई प्रयोग कर सकते हैं, दोनों सही है। यानी h वस्तु की ऊंचाई है और ये h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है। चूंकि ये दोनों ऊंचाइयों को एक दूसरे से डिवाइड किया गया है, एक को दूसरे से भाग दिया गया है, तो यह एक रेशियो है। तो जहां रेशियो होता है वहां पर कोई यूनिट नहीं आता है, इसलिए आवर्धन का कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि यह एक अनुपात है। ये आप लिख लेंगे। इसके बाद इसके बारे में और कुछ बातें मैं आपको समझा रहा हूं, तब तक आप इसको नोट कर लें। आवर्धन पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है। इन सबको अच्छी तरह से समझ करके तब हम आवर्धन का व्यंजक सीखेंगे। वस्तु की ऊंचाई एक बार फिर से देखें। वस्तु की ऊंचाई को हमने लिया h और प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से सूचित किया। h डैश अपॉन h यदि ग्रेटर देन 1 हो, h डैश अपॉन h ग्रेटर देन 1, तब प्रतिबिंब बड़ा होगा। बड़ा होगा का मतलब कि वस्तु से बड़ा होगा। h डैश अपॉन h लेस देन 1, तब प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। और जब h डैश अपॉन s इज इक्वल टू 1, तब प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा, इक्वल। शॉर्ट में आप इसको याद कर लेंगे। कब बड़ा बनेगा, कब छोटा बनेगा, कब बराबर बनेगा। काल्पनिक और वास्तविक भी आप इसी में सीख लेंगे। पहले इसको भी लिख लें। उतार लीजिए।
वस्तु को हमेशा दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के लंबवत रखा जाता है। इस बात को पहले कई बार बताया गया है। वस्तु को हमेशा दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के लंबवत रखा जाता है, यानी वस्तु की दूरी, वस्तु की जो ऊंचाई है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। वस्तु की ऊंचाई पॉजिटिव होती है। m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। यदि प्रतिबिंब उल्टा है, उल्टा प्रतिबिंब है, तो क्या होगा? इस तरह का होगा, नीचे बनेगा, मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा। तो वैसी परिस्थिति में प्रतिबिंब की ऊंचाई निगेटिव होगी, यानी m निगेटिव तो इमेज रियल होगा। m निगेटिव हो तो इमेज रियल होगा, मतलब कि आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। m पॉजिटिव हो तो इमेज अनरियल, यानी इमेजिनरी, इमेजिनरी, काल्पनिक, और ये वास्तविक। अब ये कहने की बात नहीं है कि वास्तविक है तो उल्टा होगा, काल्पनिक है तो सीधा होगा। इसके बारे में बहुत बताया जा चुका है। बस दो बातें याद रखना है, निगेटिव हो और पॉजिटिव हो। आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, और आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। वास्तविक और उल्टा, काल्पनिक, सीधा। वस्तु से बड़ा होगा कि छोटा होगा कि बराबर होगा, उसको पहले मैंने बता दिया। अब उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इसमें हम देख लें। तीनों दर्पण में आवर्धन के बारे में समझ लें। सबसे पहले अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है। साथ ही साथ वस्तु के बराबर बनता है, बड़ा बनता है, छोटा बनता है, यानी हर प्रकार का इमेज अवतल दर्पण में बनता है। अतः अवतल दर्पण का आवर्धन पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव, निगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। जब वास्तविक बनेगा तो निगेटिव हो जाएगा, काल्पनिक बनेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी अवतल दर्पण में आवर्धन दोनों तरह के होते हैं। उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में केवल सीधा प्रतिबिंब बनता है। अब चूंकि सीधा प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की ऊंचाई और ये प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों पॉजिटिव होती है, दोनों पॉजिटिव होती है, इसलिए रिजल्ट पॉजिटिव। तो उत्तल दर्पण में आवर्धन पॉजिटिव होता है। और समतल दर्पण में भी सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए समतल दर्पण में आवर्धन पॉजिटिव होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, इसलिए यहां पर m का वैल्यू 1 होगा। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनता है, इसलिए m का वैल्यू लेस देन 1 होगा। और अवतल दर्पण में सब तरह का होता है, m ग्रेटर देन 1, m लेस देन 1, m इक्वल टू 1, हर तरह का इसमें इमेज बनता है। तो इन सब बातों को अच्छी तरह से आप समझ लें। इसके बाद हम आवर्धन के व्यंजक के बारे में बताएंगे। अब हम आवर्धन के व्यंजक के बारे में सीखेंगे। आवर्धन को जानने के बाद व्यंजक को समझना जरूरी है, क्योंकि व्यंजक को जानने के बाद ही आप आवर्धन से संबंधित आंकिक प्रश्नों को, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा होता है कि कभी कभी ऊंचाई नहीं दी गई होती है और आवर्धन ज्ञात करना होता है। वैसी परिस्थिति में केवल दूरी दी गई होती है कि दर्पण से वस्तु इतनी दूरी पर है, प्रतिबिंब इतना दूरी पर है, तो आवर्धन कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसको हम समझ लें। ऐसा चित्र आप बहुत पहले देख चुके हैं।
जहां पर प्रतिबिंब की स्थितियों को बताया गया उसमें ये चित्र जरूर मिला है। अवतल दर्पण में एक वस्तु AB का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब दिखाया गया है। AB वस्तु की ऊंचाई हो गई और A' प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गई। यहां से चलने वाली किरण यहां पर कोई पॉइंट Q पर टकराती है, टकराने के बाद ऐसे रिटर्न होती है, फोकस से आती है और एक किरण को हमने A से C होते हुए आगे बढ़ाया है। ये दोनों यहां पर कट जाते हैं। यदि यहां से और यहां तक हम मिलाएं तो ये आपतन का कोण बन रहा है और ठीक ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये परावर्तन का कोण है। तो आपतन का कोण और परावर्तन का कोण बराबर होता है, परावर्तन के नियम से आप जानते हैं। अब देखिए, आप थेल्स प्रमेय में समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़े होंगे, आपके सिलेबस में है। पिछले दर्पण सूत्र में थोड़ी सी चर्चा मैंने उसकी की थी। अब यहां पर देख लेते हैं कि समरूप त्रिभुज के अनुसार कौन कौन से त्रिभुज यहां समरूप हैं और उसके आधार पर हमें कैसे इसको लिखना है। देखिए, ABP त्रिभुज ABP और त्रिभुज हो गया A'B'P। ABP और A'B'P इन दोनों में कौन कौन से एंगल हमें इक्वल मिल रहे हैं। एक तो यहां पर ये 90 डिग्री है, यहां पर 90 डिग्री है, एक एंगल तो ये मिल गया 90 डिग्री, और दूसरा एंगल ये आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये दोनों मिल रहा है। आपतन का कोण परावर्तन कोण के बराबर और ये एंगल 90 डिग्री। तो किसी भी त्रिभुज को जब हम कंपेयर करेंगे, दो एंगल इक्वल मिल जाए तो तीसरा एंगल जो बच जाता है ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। यानी पहले त्रिभुज की तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हैं, इसलिए ये त्रिभुज समरूप हैं। त्रिभुज ABP और त्रिभुज A'B'P समरूप हैं। समरूप का मतलब कि साइज उनका अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप अपना फोटो बनवाते हैं, स्टाम्प साइज होता है, पासपोर्ट साइज होता है, पोस्ट कार्ड साइज होता है, लेकिन एक ही नेगेटिव से आप बनवाते हैं। जैसा चेहरा छोटे फोटो में आएगा वैसा ही आपका बड़े फोटो में भी आएगा, भले ही उसका साइज बदल जाता है, लेकिन वो समरूप कहलाएगा। जितने भी सर्किल्स होते हैं वो समरूप होते हैं, क्योंकि वो एक ही आकार होता है, उनका साइज अलग अलग होता है, रूप समान होता है। तो ये ट्रायंगल समरूप है। तो जब समरूप हो जाता है तो उसकी भुजाएं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स समानुपाती होती हैं, उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अब देखिए, यह एंगल इस एंगल के समरूप है, तो इसके सम्मुख भुजा अपोजिट साइड हुआ ये AP और इसका अपोजिट साइड हुआ A'P। ये आपस में समानुपाती होंगे। ये एंगल I इक्वल टू R, तो I की अपोजिट साइड AB और R का अपोजिट साइड A'B' ये होगा समानुपाती। तो इसी को लिखते हैं, इसके सामने की भुजा AB और इसके सामने की भुजा है A'B'। अब बच गया ये एंगल, ये जो साइड बच जाए उसको लिख दीजिए। तो ट्रायंगल ABP का एक साइड बच गया BP और इसका साइड एक बच गया B'P। ये प्रोपोर्शनल होंगे, समानुपाती होंगे, ये आपस में समानुपाती होंगे। तो सबसे पहले आप यहां पर लिख लें चित्र में, अवतल दर्पण में वस्तु AB का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब
ए डैश बी डैश दर्शाया गया है। आप चाहे तो थोड़ा और बढ़ा करके भी लिख सकते हैं, जैसे मान लिया कि एम डैश एक अवतल दर्पण है, सीपी प्रधान अक्ष है, ये मुख्य अक्ष पर ये वक्रता केंद्र फोकस, प्रधान अक्ष के लंबवत एक वस्तु ए भी रखी गई है। इस तरह की भाषा का भी आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए, ये हो गई हाइट, वस्तु की ऊंचाई, और ये प्रतिबिंब की ऊंचाई। बीपी हो गया डिस्टेंस और बी डैश पी डैश भी डिस्टेंस। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में ये वस्तु की ऊंचाई, और ये हो गई प्रतिबिंब की ऊंचाई। ये हो गई वस्तु की दूरी, ये हो गई प्रतिबिंब की दूरी। ए बी बराबर वस्तु की ऊंचाई, और इसको हम मान लें h। ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई, और इसको मान लें h डैश। बीपी वस्तु की दूरी, इसको u से सूचित किया जाता है, और बी डैश पी प्रतिबिंब की दूरी, इसको v से सूचित किया जाता है। अभी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों निगेटिव रखे जाएंगे। ध्रुव से ये लेफ्ट साइड में है, तो पोल से बाईं तरफ की जो दूरी होती है वो निगेटिव होती है। इसको भी निगेटिव लिया जाएगा क्योंकि ये उल्टा है। तो इन सारे मानों को यहां पर रख देंगे। पहले इसको लिखेंगे, चित्र बनेगा, तब इसके बाद इसको लिखेंगे। अब यहां पर हम वैल्यू रखेंगे, इन सब का वैल्यू यहां पर हम रखेंगे। इसको पहले हम उलट देते हैं, यानी उलट के ही लिख देते हैं। ए डैश बी डैश, पहले इसी को ले लेते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई। चूंकि आवर्धन का डिफिनीशन है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई, तो पहले हमने प्रतिबिंब वाला ले लिया। अब लिखेंगे ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी। साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी से सभी मानों को रखने पर चिन्ह परिपाटी के अनुसार इन सभी मानों को रखेंगे। क्या मिलेगा? ए डैश बी डैश एच डैश ए बी एच बी डैश पी भी और बी पी यू। लेकिन इसमें साइन लगाना है, इसमें साइन ऐड करना है। एच डैश ये निगेटिव होगा, यू निगेटिव होगा, ये निगेटिव होगा, तो यहां पर हम निगेटिव साइन लगा देते हैं। एच डैश अपॉन एच, ये क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई, और ये आवर्धन है, ये मैग्निफिकेशन हुआ। और ये दोनों माइनस का चिन्ह कैंसिल हो जाएगा, बी अपॉन यू, माइनस को इस साइड से उस साइड ले जाएंगे, यानी m इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। ये आवर्धन का सूत्र हो गया, ये आवर्धन का सूत्र है।
m बराबर माइनस v बटा में u। जब भी कहीं न्यूमेरिकल्स हल सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। जब ऊंचाई दी गई होगी तो इसका यूज करेंगे, ऊंचाई नहीं दिया गया है, दूरी से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है तो इसका यूज करेंगे। यानी आपको याद रखना है कि m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन यू। यहां पर भी हम देख ले कि इसका यूनिट होगा कि नहीं होगा, चूंकि v डिस्टेंस है, u डिस्टेंस है। इसको यदि हम सेंटीमीटर या मीटर में लें तो ऊपर में मीटर या सेंटीमीटर होगा, नीचे में मीटर या सेंटीमीटर होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यानी यहाँ पर भी हम देखते हैं तो आवर्धन का कोई यूनिट नहीं आता है, यानी आवर्धन का मात्रक नहीं होता है। अब हम आवर्धन के व्यंजक के बारे में सीखेंगे। आवर्धन का व्यंजक जो होता है, ये तो सूत्र हो गया आवर्धन का। अब दर्पण सूत्र में इस मान को रख देंगे। दर्पण सूत्र मिरर फॉर्मूला क्या है? दर्पण सूत्र आप पढ़े हैं, 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। 1 बटा v जोड़ 1 बटा u बराबर 1 बटा f। इसमें v से मल्टीप्लाई कर दें, v से दोनों ओर गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा? v अपॉन v प्लस v अपॉन u इज इक्वल टू v अपॉन f। यहां तो ये कैंसिल हो गया, 1 v अपॉन u और ये हो गया v अपॉन f। ठीक है, इसको इस साइड ले जाएं, इसको उस साइड ले जाएं। 1 माइनस v अपॉन एफ इज इक्वल टू माइनस v अपॉन यू, और ये वैल्यू माइनस v बाई वी यू, ये वैल्यू m के इक्वल में है, इसका मान हम रख देंगे। m इज 1 अपॉन 1 माइनस v अपॉन एफ इज इक्वल टू m। 1 माइनस v बटा एफ बराबर m। ये m यहां से लिया गया, इसलिए m इज इक्वल टू 1 माइनस v अपॉन एफ। यही आवर्धन का व्यंजक है। तो इस प्रकार हमने आवर्धन के व्यंजक को सीखा कि आवर्धन का व्यंजक परीक्षा में पूछ दिया जाता है, अब याद रखिएगा। अब हम इसके आगे न्यूमेरिकल्स की भी चर्चा करेंगे। यदि उत्तल दर्पण के बारे में बनाना हो तो उत्तल दर्पण का इमेज ले लेंगे और ठीक इसी तरह से उसको भी लिख लेंगे। उसमें भी रिजल्ट यही आता है, चाहे उत्तल हो अवतल हो, रिजल्ट यही आता है। तो इस प्रकार हमने इस लाइट के अंतर्गत रिफ्लेक्शन को कंप्लीट किया है। अब न्यूमेरिकल्स की चर्चा करेंगे। तब तक आप पिछले क्लास को बढ़िया से तैयार कर लीजिए ताकि आंकिक प्रश्नों को, न्यूमेरिकल्स को समझने में कोई कठिनाई नहीं हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।